वेलकम टू एजुक्लिक, योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। मेरा नाम मुकेश। मैं आज आपके लिए 10th क्लास एसएसटी बताने वाला हूँ। एसएसटी की क्लास में आपकी बुक में जो कुछ दे रखा है सिलेबस के रूप में, सबसे पहले उसकी जानकारी देंगे। अपनी 10th क्लास की जो बुक में है उसके 4 पार्ट किए गए हैं। पहले पार्ट में हिस्ट्री, इतिहास के बारे में बताया गया है। इसकी जो मार्किंग की जाती है पूरे ही इतिहास की, वो 20 अंक की। दूसरा जो पार्ट है वो ज्योग्राफी, भूगोल से संबंधित है और इसकी मार्किंग 18 नंबर की गई है। तीसरा पार्ट नागरिक शास्त्र, पेपर की दृष्टि से इसकी मार्किंग 20 अंक की गई है। चौथा और लास्ट जो पार्ट है वो अपना इकोनॉमिक्स से संबंधित है, यानी अर्थशास्त्र से संबंधित, और इसका अंक विभाजन 18 अंक से किया गया है। सबसे पहले हमको पढ़ना है इतिहास के बारे में, जो 20 अंक का भार संभालता है। इतिहास में अपना जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है स्वर्णिम भारत। प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक में बताया गया है कि जब सबसे पहले मनुष्य ने अपना विवेक संभाला, उससे लेकर के ऋग्वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता और महाभारत कालीन या रामायण कालीन तक का जो इतिहास है वो सब इस चैप्टर में बताया गया है। चैप्टर के अंतर्गत बताया गया है कि भारत का जो प्राचीन इतिहास व संस्कृति गौरवशाली रही है। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि भारत का प्राचीन इतिहास और संस्कृति अत्यंत गौरवशाली थी? इसके बारे में हमें उत्खनन व प्राचीन अवशेषों से जानकारी मिलती है। कक्षा 9 की बुक में हमने पढ़ा था बृहत्तर भारत, और इस बृहत्तर भारत के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि प्राचीन समय में भारत का जो विस्तार था उसमें श्याम, कंबोडिया, जापान, फिलीपींस, कोरिया, यहां तक भारत की भूमि का विस्तार था। इन सभी देशों में जो वर्तमान में भारत से अलग हैं, पहले बृहत्तर भारत में शामिल थे, इन सभी देशों में प्राचीन अवशेष, मूर्तियां या स्थापत्य कला आदि देखने को मिलता है। इसीलिए इन सबको पहले बृहत्तर भारत में शामिल किया गया था। कुछ समय बाद जब उत्तर प्रदेश और बिहार व उत्तर प्रदेश में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ, लौह अयस्क का प्रयोग प्रारंभ हुआ और व्यापार वाणिज्य जैसे जैसे फैलने लगा तो लोगों की जो जनजातीय व्यवस्था थी वो नष्ट होने लग गई और एक समूह में रह करके
गांव, विस, जन आदि का निर्माण होने लगा। जैसे जैसे व्यापार ज्यादा फैला, भारत के दूसरे देशों में भी फैला, तो ये जो जन थे इन्होंने बड़ा रूप ले लिया और वो ही बन गए जनपद। यानी कि सबसे पहले गांव, गांव से मिलकर बने विस, विस से मिलकर जन और जन का बड़ा रूप जनपद कहलाया। इससे आगे इधर देखिए कि भारत के लोग समुद्र पार जो यात्रा के लिए जाते थे उन प्रदेशों को कहा जाता था द्वीपांतर। इन प्रदेशों में भारत के लोग बड़े बड़े जलयान व नाविकों के साथ जाते थे और अपना व्यापार दूसरे देशों से करते थे। इसकी जानकारी भी हमें प्राचीन भारत से ही मिलती है। इसके बाद समय व्यतीत होता गया और लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व भारत में जनपद बनना प्रारंभ हुआ। अब हम पढ़ेंगे भारत में महाजनपद काल। महाजनपद काल, इसका जो समय है वो है 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 325 ईस्वी पूर्व तक। महाजनपद कैसे बने, जनपद कैसे बने, ये पहले बता चुके हैं कि जो छोटे छोटे जन थे उनका रूप बड़े जनपद ने ग्रहण कर लिया और जब इन जनपदों की आबादी या जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई, यानी कि इनका आकार ज्यादा बढ़ गया, तो महाजनपद का निर्माण हुआ। संपूर्ण भारत में लगभग 16 महाजनपद हैं। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख एक बौद्ध ग्रंथ और इस बौद्ध ग्रंथ का नाम है अंगुत्तर निकाय, इसमें देखने को मिलता है। अंगुत्तर निकाय में 16 जो महाजनपद थे, इनमें से, इन महाजनपदों में से कुछ राजतंत्र थे और कुछ थे गणतंत्र। 16 महाजनपदों में जैसे कौशल, कुरु, जांगल, मत्स्य, अवंती, इस तरह से 16 महाजनपद थे जिनके बारे में जानकारी पीडीएफ में उपलब्ध करा दी जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से केवल हमें 4 महाजनपद पढ़ने हैं जो कि राजस्थान के हैं। राजतंत्र और गणतंत्र महाजनपद जो थे, इनमें क्या होता था कि ऐसे महाजनपद जिनमें राजा का शासन था, राजतंत्रात्मक प्रणाली, और जिनमें जनता या किसी एक समूह विशेष का शासन था, वो गणतंत्रात्मक प्रणाली के अंतर्गत आते थे। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थे उनमें 4 नाम प्रसिद्ध हैं, जैसे कि कौशल, अवंती, वत्स और मगध। ये चारों ही महाजनपद सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद थे। सर्वाधिक शक्तिशाली थे ये चारों महाजनपद। देखो यहां तक समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं, आगे का जो टॉपिक है वो देखते हैं फिर। इसके बाद अपना जो टॉपिक शुरू होता है वो शुरू होता है राजस्थान के महाजनपद। अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। राजस्थान के हमने केवल 4 महाजनपद पढ़ने हैं।
राजस्थान में महाजनपदों का निर्माण हुआ कैसे? सबसे पहले क्या हुआ कि यूनानी आक्रमण के कारण यूनानी लोगों ने आक्रमण किया। उस समय पंजाब की कई जाति अपने शौर्य और प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, तो वो वहां से पंजाब से और राजस्थान में आ गई और वो जाति राजस्थान की निवासी हो गई और उन्होंने जनपदों का निर्माण कर दिया। तो राजस्थान के जनपदों में पहला जो जनपद है उसका नाम है जांगल प्रदेश। इस महाजनपद के अंतर्गत वर्तमान में राजस्थान के बीकानेर व जोधपुर जिले आते थे। यानी कि राजस्थान के बीकानेर और जो जोधपुर जिले हैं वो इसके अंतर्गत आते थे। इसकी जो राजधानी थी, जांगल प्रदेश की जो राजधानी थी वो थी अही छत्रपुर। इस अही छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से जाना जाता है। जांगल प्रदेश में बीकानेर के राजाओं का शासन था। इसका नाम जांगल प्रदेश होने के कारण यहां के राजाओं को जांगल धर बादशाह कहा जाता था और बीकानेर के राजा अपने राज चिन्ह में जय जांगलधर लिखते थे। इसके अलावा जांगल प्रदेश का जो दूसरा नाम है उसे कुरु जांगल अथवा माद्रे जांगल भी कहा जाता है। तो यह हुआ अपना जांगल प्रदेश। दूसरा जो महाजनपद है वो है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, जिसे वर्तमान में वैराट के नाम से जाना जाता है। मत्स्य महाजनपद में जयपुर के आसपास का क्षेत्र शामिल किया जाता था। मत्स्य महाजनपद में वर्तमान के भरतपुर व अलवर जिले के कुछ भागों को सम्मिलित किया जाता था। मत्स्य जनपद के अंतर्गत भरतपुर व अलवर जिले के कुछ भागों को सम्मिलित किया जाता था। यहां से आगे इसको मिटा करके आगे देखते हैं। अपना राजस्थान का जो तीसरा महाजनपद है उसका नाम है सूरसेन महाजनपद। महाभारत काल में सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यूनानी शासक सूरसेन महाजनपद का नाम सूरसेनोई से लगाते हैं तथा इसकी राजधानी भी यूनानी शासकों के अनुसार मैथोरा थी।
सूरसेन जो महाजनपद है, महाभारत काल में ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का संबंध इस सूरसेन महाजनपद से था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो वंश था वो था यदुवंश अथवा यादव वंश। तो क्वेश्चन बनता है भगवान श्री कृष्ण किस वंश से संबंधित थे या किस महाजनपद से संबंधित थे? तो आंसर होगा सूरसेन महाजनपद। इसके अंतर्गत सूरसेन महाजनपद के अंतर्गत भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद राजस्थान का जो चौथा महाजनपद है उसका नाम है सिवी जनपद। सिवी जनपद की राजधानी शिवपुर इस शिवपुर की वर्तमान में पहचान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। यानी कि ये जो शिवपुर स्थान है वर्तमान में पाकिस्तान में शोरकोट के नाम से जाना जाता है। शिवपुर राजधानी को बाद में या कालांतर में बदल दिया गया, क्योंकि सिवी जनपद या सिवी जो जाति थी वो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर बसने लगी और यहां पर राजस्थान के मेवाड़ में इस सिवी जनपद की राजधानी चित्तौड़गढ़ के आसपास बनाई गई। तो मेवाड़ क्षेत्र में कौन सा महाजनपद विकसित हुआ यह प्रश्न बनता है। तो मेवाड़ जनपद में राजस्थान के में सिवी जनपद का विस्तार हुआ था, जिसकी राजधानी चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध थी। ये हुए अपने राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद। एक बार दोबारा देखें कि सूरसेन महाजनपद, इस महाजनपद की राजधानी मथुरा थी। यूनानी शासकों के अनुसार इस सूरसेन को सूरसेनोई तथा इसकी राजधानी को मथुरा कहा गया। सूरसेन महाजनपद से भगवान श्री कृष्ण का संबंध है, क्योंकि इस महाजनपद में यदुवंश के शासकों का शासन था। भरतपुर, धौलपुर व करौली का क्षेत्र इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। चौथा जनपद सिवी जनपद, जिसकी राजधानी थी शिवपुर, और वर्तमान में शिवपुर की पहचान पाकिस्तान के शोरकोट नामक स्थान से की जाती है। जैसे जैसे समय बदलता गया यह सिवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में आकर बसने लगी और इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ को बना लिया। यह है राजस्थान के 4 महाजनपद। लेकिन अब बात आती है इससे आगे कि इन महाजनपदों का पतन कैसे हुआ, या पतन से पहले ऐसी कौन सी संस्था थी जो इनके लिए नियम, कानून और आदर्शों का निर्माण करती थी। इधर देखें, महाजनपदों में गणतंत्र व राजतंत्र 2 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। लेकिन फिर भी गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था वाले महाजनपदों में कुलीन परिवार, यानी कि श्रेष्ठ और जो उच्च परिवार होते हैं उनको कुलीन परिवार कहा जाता है। कुलीन परिवारों के जो लोग होते थे वो ही नियम कानून का निर्माण करते थे, गणतंत्र शासन व्यवस्था में भी और राजतंत्र में स्वयं राजा या उसके सगे संबंधी नियम कानूनों का निर्माण करते थे। कुलीन परिवारों की एक सभा होती थी जिसे संथागार कहा जाता था, और ये संथागार जिन विशेष नियम कानूनों का निर्माण करते थे उस व्यवस्था को कहा जाता था अनियु विरोध। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये संस्थागार के जो सदस्य थे संस्थागार के, इनमें आपसी फूट व गुटबाजी के कारण इनका पतन होता चला गया। और दूसरा कारण था महाजनपदों के पतन का, वो था महाजनपदों की
विस्तारवादी नीति। इसी तरह विस्तारवादी नीति, आपसी फूट और गुटबाजी के कारण इन जनपदों और महाजनपदों का पतन होने लगा और कालांतर में ये बिल्कुल खत्म होने लग गए। ये हुए अपने 4 महाजनपद। इन महाजनपदों में जो गणतंत्रात्मक और राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो कुलीन परिवार के हाथों में थी और कुलीन परिवारों में एक संथागार होती थी, यानी कि एक विशेष सभा होती थी। वह सभा ही नियम और कानूनों का निर्माण करती थी। इस प्रक्रिया को कहा जाता था अनयु विरोध। अनयु विरोध के बाद में ये संथागार जैसे जैसे खत्म होने लगी, उसका कारण यह था कि आपसी फूट और गुटबाजी, यानी कि संथागार के जो सदस्य थे वो आपसी फूट और गुटबाजी के कारण एक दूसरे से अलग होने लग गए। महाजनपदों के पतन का दूसरा प्रमुख कारण था उनकी विस्तारवादी नीति और धीरे धीरे विस्तारवादी नीति के कारण ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था और राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थे वो खत्म होने लग गई। यहां तक अपना टॉपिक पूरा हो चुका है राजस्थान के महाजनपद। अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इससे संबंधित जितने भी नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फाइल में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे आगे जो भी आपको मिलेगा वो अगली क्लास में मिलेगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल एजुक्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर कल की नेक्स्ट क्लास में।